आज आपको लेके चलते हैं गुजरात के बड़ोदरा शहर में। ये शहर मशहूर है भारत के सबसे बड़े महल लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए। यहीं पर चंपानेर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और पावागढ़ की पहाड़ी पर मां काली का मंदिर है जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर बना हुआ स्वामी नारायण मंदिर बहुत ही सुंदर है और यहाँ की गुजराती थाली का अलग ही टेस्ट है। तो चलिए बिना देर किए आपको घुमाते हैं बड़ोदरा की कुछ बेहतरीन जगहें। हम आ गए हैं लक्ष्मी विलास पैलेस। ये बड़ोदरा ही नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा महल है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा महल। लक्ष्मी विलास पैलेस भारत का सबसे बड़ा महल है और ये 700 एकड़ में फैला हुआ है। इस शानदार महल को 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। इस महल के अंदर 170 कमरे हैं और इसको बनवाया गया था बड़ोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के लिए। महल के बाहरी दीवारों पर जीवंत पेंटिंग बनाई गई है, शायद राज दरबार को दर्शाती है। और महल तो भाई इतना बड़ा है और इतना खूबसूरत है कि इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। ये ब्रिटेन में स्थित बकिंघम पैलेस से भी 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। बच्चों, आप लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? यहाँ पे आराम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो ऋषि? मूवी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, के बिना नहीं सुन सकती हूँ। लक्ष्मी विलास पैलेस बिल्कुल अलग इसलिए दिखता है क्योंकि इसको बनाया गया है इंडो सरासैनिक आर्किटेक्चर में। इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे वो थे मेजर चार्ल्स मंट और इसको बनाया गया था 1890 में। इंडो सरासैनिक का मतलब होता है इंडियन स्टाइल के साथ साथ इस्लामिक और यूरोपियन आर्किटेक्चर को ब्लेंड करना। 1890 में इस महल को बनाने में जो लागत आई थी वो आई थी 25 लाख रुपए और आज के टाइम में इस महल का जो वैल्यूएशन है वो है 24,000 करोड़ रुपए। ये महल बाहर से जितना सुंदर है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है अंदर से, लेकिन अंदर से फोटो या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। ये महल इसलिए भी ज़्यादा यूनिक है क्योंकि इसमें जो चीज़ें लगाई गई हैं वो भारत के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों से इम्पोर्ट की गई हैं, जैसे कि मार्बल इटली से, विंडो ग्लास बेल्जियम से, ब्रिक्स आगरा से, ब्लू स्टोन पुणे से, गोल्डन पत्थर सोनागढ़ से, फर्नीचर और झूमर यूरोप के अलग अलग देशों से और पेंटिंग लगी है राजा रवि वर्मा की। महल के पास में ही है महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम जो भाई बहुत ही सुंदर है। इसके अंदर एक से बढ़ के एक आइटम रखे हुए हैं तो इसको आपको मिस नहीं करना है। दोस्तों, हम आ गए चंपानेर पावागढ़ के आर्कोलॉजिकल साइट पर। हमारे पीछे आप जो देख रहे हो ये है एक मस्जिद। इसको शहर की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। 15-16 सेंचुरी के बीच में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था और इसको बनाया गया था राज परिवार और उच्च वर्गीय लोगों के लिए। मस्जिद का जो आर्किटेक्चर है वो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। गुजरात ट्रिप पर मैंने अभी तक जितनी मस्जिदें देखी थी सारे का आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसमें 2 बड़े बड़े मीनार होते हैं और चारों ओर गुंबदनुमा आर्किटेक्चर होता है। चंपानेर बेसिकली पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में आता है जो बड़ोदरा से अप्रॉक्स 47 किलोमीटर की दूरी पर है। आज के टाइम पे जो चंपानेर पावागढ़ का ASI साइट है वो पूरा आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में। पूरे कैंपस को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है और यहाँ पर केवल एक नहीं बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कुछ दूरी पर बने हुए हैं। मस्जिद के जब आप अंदर जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे पिलर बने हुए हैं और सारे गुम्बदों में बीच वाला गुम्बद सबसे ऊंचा है और उसी के जस्ट नीचे मस्जिद का जो मेन वाला पार्ट है। मस्जिद की दीवारों पर बहुत सारी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगी हैं, दरवाजे लगे हुए हैं जिससे अंदर पर्याप्त रोशनी आ सके। शहर की मस्जिद को गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने बनवाया था। ये बनकर तैयार हुआ था 1513 में और इसको बनने में लग गए थे टोटल 25 साल। मस्जिद के चारों ओर एक किलेनुमा आर्किटेक्चर है जिसका अभी मरम्मत का काम चल रहा था। शहर के स्टार्टिंग पॉइंट पर एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसका यूज किया जाता था उस टाइम पर सीमा शुल्क को कलेक्ट करने के लिए। गुजराती भाषा में इस जगह का नाम होता है मांडवी। ये जगह ऑन द बे पड़ी थी तो हम लोग कुछ देर यहाँ पर रुक जाते हैं और उसके बाद आ जाते हैं जामी मस्जिद के पास में। पूरे चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल साइट का वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग है। ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। चंपानेर पावागढ़ ASI साइट पर टोटल 114 इमारत है और उसमें सबसे सुंदर मुझे यही जगह लगी। इस मस्जिद का भी जो आर्किटेक्चर है वो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। मस्जिद का डिज़ाइन भी बिल्कुल सिमिलर ही है जैसे बाकी मस्जिद गुजरात की हैं, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी कुछ है जो इस जगह को बिल्कुल अलग और यूनिक बनाता है।
इमारत के चारों ओर एक गलियारा सा बना हुआ है जो बहुत ही फोटोजेनिक है और वहाँ पर बहुत ही अच्छी फोटो आती है। इसके अलावा जो यहाँ का प्रवेश द्वार है वो बहुत ही सुंदर है। इमारत को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर एक साथ बैठकर बहुत सारे लोग प्रेयर कर सकें। चलिए अब आपको लेके चलते हैं बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पर भी शहर की मस्जिद के टाइप का एक मेन जगह बनी हुई थी। शायद ये जगह यूज होती होगी उस टाइम पे जो मौलवी होंगे उनको बैठने के लिए। शहर की मस्जिद से अगर कंपेयर किया जाए तो जामी मस्जिद ज़्यादा बड़ी है और ये 2 फ्लोर की है। गुम्बद के ऊपर जो नक्काशी की गई है वो भी काफ़ी यूनिक है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। अंदर कबूतर और चमगादड़ की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी तो हम लोग आ जाते हैं बाहर। और ये वाला जो मेन गेट है इसकी बात मैं कर रहा था, ये बहुत ही सुंदर बनाया गया है। जामी मस्जिद से 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ोगे तो एक लेक है और उस लेक के पास एक और बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग का नाम है कबूतर खाना। आल्दो ये बहुत ही छोटी सी बिल्डिंग है लेकिन इसके पास जो लेक है वो लेक काफ़ी खूबसूरत लगती है। चंपानेर में स्थित कबूतर खाना बेसिकली एक प्री इस्लामिक बिल्डिंग है और इसको बनवाया गया था चावड़ा डायनेस्टी के टाइम पर। आज के टाइम पर कबूतर खाना की बिल्डिंग पूरा खंडहर बन चुकी है। तो अगर आपको लेक घूमना हो तो आप इस जगह पर जरूर जाइए, वरना इसे अवॉइड कर सकते हैं। चंपानेर घूमने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं पावागढ़ की पहाड़ी की तरफ। आज के टाइम पर यहाँ पर रोपवे भी चलती है और जो रोपवे का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक आपको गाड़ी से जाना पड़ता है। 10-15 मिनट के सफ़र के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं रोपवे के स्टार्टिंग पॉइंट पर। अगर आप पावागढ़ में वीकेंड में दर्शन करने के लिए जाते हो तो भाई टाइम लेके जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आल्दो हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी और हमारा नंबर 10 से 15 मिनट में आ जाता है। यहाँ पर रोपवे का जो टिकट प्राइस है वो है 150 रुपीज़ पर पर्सन और यहाँ पर बच्चों का भी 80 रुपीज़ का टिकट लगता है अगर आपका बच्चा 3 फीट से ऊपर है। आप चाहो तो यहाँ पर ट्रैक करके भी जा सकते हो और यहाँ पर ट्रैक करके जाने पर टोटल 2000 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी। हम लोग रोपवे से गए थे तो बहुत ही जल्दी पहुँच जाते हैं। रोपवे से भी जाने के बाद आपको 250 से 300 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। रोपवे जहाँ पर आपको ड्रॉप करता है वहाँ से मंदिर तक के रास्ते में बहुत सारी दुकानें आपको मिलेंगी और पूरा वैष्णो देवी वाला फील आता है। यहाँ पर ऊपर जो आपको बिल्डिंग दिख रही है जहाँ पर क्रेन लगा हुआ है उसके भी ऊपर जाना है अभी हमें। यहाँ पर छोटी सी लेक भी थी जिसमें बहुत लोग नहा भी रहे थे लेकिन पानी बहुत गंदा था। मंदिर के रास्ते में आपको एक बहुत ही पुराना जैन मंदिर भी दिखेगा। ये मंदिर 3री शताब्दी का है जिसको राजा संपत्ति ने बनवाया था और इसके अंदर भगवान शंभुनाथ की मूर्ति है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित माँ काली के दर्शन करवाने। रोपवे के बाद भी अप्रॉक्स हमको 350 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ा और ऊपर से देखे जो नज़ारे दिख रहे थे बहुत ही खूबसूरत थे। जब हम गए थे उस टाइम पर थोड़ी धुंध हो रखी थी तो उतना अच्छी विजुअलिटी नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे थे। ये है माँ काली का मंदिर जो पावागढ़ की सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ है और मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। इसको रिसेंटली रीडेवलप किया गया है। रीडेवलपमेंट होने की वजह से मंदिर बिल्कुल नया दिख रहा है और अभी भी यहाँ पर बहुत सारा वर्क चल रहा है। 15वीं शताब्दी में गुजरात के सुल्तान महमूद बगेड़ा ने मंदिर का शिखर तोड़कर वहाँ पर एक दरगाह बनवा दी थी। 2022 में मंदिर का रीडेवलपमेंट किया गया और आपसी बातचीत से दरगाह को मंदिर परिसर से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। जून 2022 में मोदी जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया और फाइनली 500 सालों बाद मां कालिका के मंदिर को अपना शिखर वापस मिल जाता है। अभी भी यहाँ पर बहुत सारा वर्क चल रहा है और यहाँ पर एक लिफ्ट बनाई जा रही है जिससे जो 250-300 सीढ़ियाँ हैं उनको भी ना चलना पड़े। लिफ्ट बन जाने के बाद उन लोगों के लिए माँ का दर्शन करना बहुत आसान हो जाएगा जिनको चलने में तकलीफ होती है, जिनको सीढ़ियाँ नहीं चली जाती। ये मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सती के दाएं पैर की उंगलियां गिरी थी। इस वजह से पाँव से रिलेटेड इस मंदिर का नाम पावागढ़ पड़ा। सबसे पहले पावागढ़ की पहाड़ियों पर गुरु विश्वामित्र ने माँ काली की मूर्ति रखकर पूजा शुरू की थी और उसके बाद 10वीं सेंचुरी में यहाँ पर भव्य मंदिर बना। पावागढ़ में माँ के दर्शन करने के बाद हम वापस आ जाते हैं बड़ोदरा और पहुँच जाते हैं बड़ोदरा के स्वामी नारायण मंदिर में। यहाँ का स्वामी नारायण मंदिर भले ही छोटा है लेकिन बहुत ही सुंदर बना हुआ है। हम लोग यहाँ पर शाम के टाइम पर पहुँचे थे। उस टाइम पर मंदिर में आरती हो रही थी, भजन चल रहा था और काफ़ी देर तक हम लोग शांति में वहीं बैठे रहे।
यहाँ का जो मंदिर है वो 2 फ्लोर का है और जो ग्राउंड वाला फ्लोर है वो बहुत ही सुंदर है। अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा जहाँ पर भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति रखी है। वो वाला पार्ट तो भाई बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है। भगवान स्वामीनारायण के अलावा यहाँ पर भगवान गणेश, राधा कृष्ण और भगवान विष्णु की भी मूर्ति स्थापित है। मंदिर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक खुला रहता है। मंदिर का जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर जाके आप भगवान के दर्शन कर सकते हो और जो मंदिर का ग्राउंड फ्लोर है उसके गर्भगृह में भगवान स्वामीनारायण की एक सिंगल प्रतिमा रखी हुई है, जहाँ पर जाकर आप जलाभिषेक कर सकते हो। मंदिर दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं गुजराती थाली खाने और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है सासू माँ। तो हम लोग आ जाते हैं सासू माँ के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और खाना बहुत ही टेस्टी था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको घुमाने लेके चलूँगा गुजरात के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत मंदिर में और उसके अलावा आपको घुमाऊँगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।